अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं कि ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर जो है उसको मेजर किस तरह किया जाता है। तो जब भी कोई पॉलीमर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज होता है तो उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी साथ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज चेंज होती है, जिनमें हमारे पास वॉल्यूम चेंज है, डेंसिटी चेंज है, स्पेसिफिक हीट चेंज है या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये प्रॉपर्टीज जो है जब भी पॉलीमर एक फेज से दूसरे फेज में ट्रांजिट करके जाता है तो इसकी ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये भी चेंज होती है। तो इन्हीं प्रॉपर्टीज को बेसिक बना के हम यूज कर सकते हैं मेजरमेंट के लिए कि आपके पास ट्रांजिशन टेम्परेचर कब आ रहा है या मेल्टिंग टेम्परेचर कब आ रहा है। जाहिर सी बात है, जब ट्रांजिशन टेम्परेचर होगा तो स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम होगा। जब मेल्टिंग होगा, मेल्टिंग टेम्परेचर की हम बात करेंगे कि जब आपका पॉलीमेरिक मटेरियल जो है वो कम्प्लीटली मेल्ट करता है तो जाहिर सी बात है उसका वॉल्यूम चेंज जो है वो भी आपके पास जो है सिग्निफिकेंट वॉल्यूम चेंज होगा। तो इसी इन्हीं प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए हम जो है वो ट्रांजिशन जो प्रॉपर्टीज चेंज है या जिसकी प्रॉपर्टी में फ्लक्चुएशन आ रही है उनको मेजर कर सकते हैं। अच्छा, जो पहला मेथड है डायलेटोमीटर, डायलेटोमीटर को यूज किया जाता है वॉल्यूम। मैम स्क्रीन नहीं चेंज हुई। होगी। जी अब ठीक है। अच्छा, डायलेटोमीटर को यूज किया जाता है वॉल्यूम चेंज को मेजर करने के लिए। ठीक है, अब डायलेटोमीटर क्या होता है? डायलेटोमीटर क्लास, अच्छा डायलेटोमीटर क्या होता है आपके पास कि एक आपके पास बल्ब होता है जिसमें सैंपल प्रेजेंट होता है, यानी सैंपल कंटेनिंग बल्ब होता है। साथ ही आपके पास लिक्विड प्रेजेंट होता है। ठीक है, कन्फाइंड लिक्विड होता है जो कि इस डायलेटोमीटर में प्रेजेंट होता है। साथ ही आपके पास एक ग्रेजुएटेड कैपिलरी होती है जिसमें आप जिसके थ्रू आप रीडिंग या चेंज इन वॉल्यूम नोट करते हो। अब क्या करते हैं कि जो सैंपल हमने लिया है इस बल्ब में, उस सैंपल कंटेनिंग बल्ब को हीट किया जाता है या कूल किया जाता है, डिपेंडिंग कि आपने सॉलिड फेज लिया या लिक्विड लिया है। तो अगर आप सॉलिड को मेल्ट करोगे तो जाहिर सी बात है, अगर वो पॉलीमेरिक ग्लासी सॉलिड है या वो पॉलीमेरिक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो जब आप उसको मेल्ट करना शुरू करोगे तो क्या होता है कि वॉल्यूम में चेंज आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो एक्सपैंड करेगा। अगर आप उसको कूल डाउन करोगे तो वो कंट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। तो दोनों केसेस में, एक केस में वॉल्यूम इंक्रीजल होगा, दूसरे केस में वॉल्यूम डिक्रीजल हो सकता है। तो डिपेंड कि आप कौन सा मेथड अडॉप्ट कर रहे हो, वॉल्यूम चेंज दोनों में होगा। सो आप ग्रेजुएटेड कैपिलरी से अगर आप अपना पॉलीमेरिक सब्सटेंस आपने लिया है इस सैंपल कंटेनिंग बल्ब में और आप उसको हीट कर रहे हो तो जाहिर सी बात है उसके वॉल्यूम में चेंज आएगा। उसका वॉल्यूम एक्सपेंड करेगा, इंक्रीज करेगा, और वो जितना इंक्रीज करेगा वो उतना इंक्रीज आप इस ग्रेजुएटेड कैपिलरी यानी इस मेजरिंग जो आपके पास स्केल है उसके थ्रू आप फाइंड आउट कर सकते हो कितना वॉल्यूम में चेंज आया। ठीक है, और यहाँ पे क्लास, यहाँ पे हमारे पास ये है कि अगर हम कोई लो मोलेकुलर वेट सब्सटेंस का सबसे पहले बात करें, डायलेटोमीटर में चेंज इन वॉल्यूम मेजर करें, तो उस सैंपल कंटेनिंग बल्ब में हम कोई लो मोलेकुलर वेट सब्सटेंस लें, उसको हीट करें, उसमें वॉल्यूम चेंज को फाइंड आउट करें। तो अभी हमने बात की है कि लो मोलेकुलर वेट सब्सटेंसेस दो ही फेजेस में यूज करते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड। अब यहाँ पे बात कर रहा है कि अगर हम लो मोलेकुलर वेट क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें और उसको उस सैंपल कंटेनिंग बल्ब में हमने लिया हुआ है, उस सैंपल कंटेनिंग बल्ब में हम उसको हीट कर रहे हैं, तो ये जो आपका ग्राफ है ये हमने प्लॉट किया है वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर। ठीक है, ये चेंज इन वॉल्यूम बता रहा है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, और यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि ए टू बी आपके पास एक जो है वो स्लोप है, बी टू सी नेक्स्ट है, सी टू बी नेक्स्ट है। अब ए टू बी क्या है? ए टू बी आपके पास जो है वो लो मोलेकुलर वेट क्रिस्टलाइन सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। और इस केस में अगर हम देखें कि इस जो हमारे पास कर्व है इसकी जो स्लोप है वो इतनी इंक्रीज नहीं कर रही ए से बी की तरफ जाते हुए, तो हम कहेंगे यहाँ पे जो वॉल्यूम इंक्रीज है कि जैसे जैसे आप क्रिस्टलाइन सॉलिड को हीट प्रोवाइड करते हो तो उसका वॉल्यूम स्टेडीली इंक्रीज कर रहा है, यानी स्लोली इंक्रीज कर रहा है अप टू पॉइंट बी। ठीक है, पॉइंट बी तक जाते हुए ए टू बी की जो स्टीपनेस है अब या जो स्लोप की जो स्टीपनेस है वो इतनी चेंज नहीं हो रही
ये लेस चेंज आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, ये लेस चेंज आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि ए से बी तक की ट्रांजिशन में, या ए टू बी तक जो आपके पास है वो वॉल्यूम चेंज बहुत स्लो है, बहुत माइन्यूट है, या स्टेडीली इंक्रीज कर रहा है। अच्छा, फिर आ जाते हैं कि आपके पास आ जाता है बी टू सी। अब बी टू सी जो अगर आप देखो कि बी टू सी जो हमारे पास कर्व है, यहाँ पे जो स्टीपनेस है, ये जो स्लोप है इस लाइन की, वो बहुत चेंज हो गई है ए टू बी से, और एकदम से इंक्रीज हुई है। तो ये जो चेंज है ये शार्प इंक्रीज है, या शार्प आपके पास इंक्रीज इन स्टीपनेस है या स्लोप है, और वही इंडिकेट कर रहा है शार्प इंक्रीज इन वॉल्यूम के। यहाँ पे वॉल्यूम में एकदम से चेंज आया है और आपके पास एब्रप्ट चेंज आया है, और बहुत शार्प, मतलब आपको नजर आ रहा है, आपको विजिबल हो रहा है फ्रॉम द स्लोप के ए टू बी आपके पास वॉल्यूम चेंज जो है वो बहुत कम है, क्योंकि वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट यहाँ पे बहुत लो है। बट बी टू सी जैसे ही हम आए हैं तो यहाँ पे एक तो स्लोप ऑफ द कर्व, जो स्लोप ऑफ द लाइन है वो एकदम से इंक्रीज हो गई है, वो इंडिकेट कर रही है कि पीछे आपका वॉल्यूम जो है वो यहाँ पे जाके एकदम से इंक्रीज हुआ है, अब्रप्टली इंक्रीज हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एक्सपेंशन है या वॉल्यूम कोएफिशिएंट एक्सपेंशन है वो हाई है फ्रॉम बी टू सी। ठीक है, उसके बाद आप उसके बाद क्लास आपका जो है यहाँ पे जाके ये टी एम पे जाके आपका सॉलिड जो है वो मेल्ट करके लिक्विड में चेंज हो गया, यानी बी से नीचे आपके पास, यानी बी से ए टू बी जो है वो आपका सॉलिड है, बी टू सी आपका मेल्टिंग टेम्परेचर है, और सी टू डी आपका मोल्टन लिक्विड प्रेजेंट है। यानी बी टू सी वो टेम्परेचर है जहाँ पे आपका मेल्ट होना शुरू हो गया है या मेल्टिंग स्टार्ट हो गई है आपकी क्रिस्टलाइन सॉलिड की। तो जैसे ही मेल्टिंग स्टार्ट हुई है तो आपका वॉल्यूम जो है वो जो है वो सिग्निफिकेंटली चेंज हो गया है। क्यों? क्योंकि वहां पे जाके जो वॉल्यूम कोफिशिएंट एक्सपेंशन है वो एक्सट्रीमली हाई हो गया। फिर सी टू डी क्या है कि जो आपका सिर्फ मेल्टिंग है, कि जो रिमेनिंग आपका लिक्विड है वो सारा कंप्लीटली मेल्ट होगा। तो यहाँ पे आप जब लिक्विड एकदम से लिक्विड में चेंज हुआ है, क्रिस्टलाइन सॉलिड एकदम से ट्रांजिट करके लिक्विड में गया है, तो आपको शार्प इंक्रीज मिलेगा, शार्प स्लोप मिलेगी, बट आहिस्ता आहिस्ता। बट उसके बाद क्या है कि वो लिक्विड प्योर लिक्विड में चेंज हो रहा है, यानी जो थोड़ा बहुत रह गया वो भी मेल्ट करके प्योर लिक्विड में चेंज होना शुरू हो गया है। तो यहाँ पे आपको जो स्टीपनेस है फिर एक ही तरह की नजर आ रही है, यानी सी टू डी आपको जो स्टीपनेस नजर आ रही है वो एक ही तरह की है। तो यहाँ पे भी जो वॉल्यूम इंक्रीज है वो स्टेडी इंक्रीज इन वॉल्यूम है, ए टू बी आपके पास स्टेडी इंक्रीज इन वॉल्यूम है, बट बी टू सी अब्रप्ट इंक्रीज इन वॉल्यूम है। अब्रप्ट इंक्रीज इन वॉल्यूम जो है, यही इसी की वजह से हम कहते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो शार्प मेल्टिंग पॉइंट रखते हैं। रीजन क्या है कि जैसे ही वो मेल्ट होते हैं तो उनका वॉल्यूम एकदम से चेंज होता है। वो वॉल्यूम जो एकदम से चेंज होता है यानी अब्रप्टली चेंज होता है, वो आपकी स्टीपनेस ऑफ द स्लोप से इंडिकेटेड है कि बी टू सी आपकी जो स्लोप है वो बहुत ज्यादा है, और वही इंडिकेट कर रही है कि ये आपका मेल्टिंग टेम्परेचर है। तो अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए जो हमने प्रीवियस बात की थी कि वो मेल्ट ही करते हैं, तो उनका मेल्टिंग ही टेम्परेचर होता है, और उनका मेल्टिंग टेम्परेचर जो है वो शार्प मेल्टिंग पॉइंट रखते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, और वो शार्प मेल्टिंग पॉइंट मेजरेबल होता है। क्यों? क्योंकि डायलेटोमीटर को जब हम यूज करेंगे और क्रिस्टलाइन सॉलिड को हीट प्रोवाइड करते रहेंगे, तो उस शुरू में जो है आपके पास स्टेडी इंक्रीज इन वॉल्यूम आएगा उस डायलेटोमीटर में, और जैसे ही आप जो है उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हो वो हीट अप टू इट्स मेल्टिंग पॉइंट पहुंचेगी, तो डायलेटोमीटर आपको अब्रप्ट इंक्रीज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम देगा, जो ये इंडिकेट करेगा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो मेल्ट होना शुरू हो गया। और आफ्टर मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा कि कंप्लीट जो आपके पास रिमेनिंग थोड़ा बहुत सॉलिड है वो सारा का सारा मेल्ट कर गया, यानी प्योर मोल्टन लिक्विड आपके पास आ जाएगा। तो वहां जाके फिर वॉल्यूम में जो चेंज है वो इतना अब्रप्ट चेंज नहीं होगा, वो स्टेडी इंक्रीज इन वॉल्यूम है। ठीक है, फिर यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हो कि जिस पॉइंट पे जाके आपको अब्रप्ट चेंज नजर आया या अब्रप्ट इंक्रीज नजर आया वो मेल्टिंग टेम्परेचर होगा। उससे प्रीवियस क्रिस्टलाइन सॉलिड एग्जिस्ट कर रहा है, उससे अबव आपका लिक्विड एग्जिस्ट कर रहा है, और यहाँ से यहाँ तक सॉलिड से लिक्विड जो है वो आपकी फेस चेंज है। क्लियर है क्लास या नहीं? क्लियर है। अच्छा, ये क्लास एक ग्राफ ये वाला डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद दे देंगे। ठीक है,
अच्छा, यहाँ पे क्लास आपके पास 3 ग्राफ है पॉलीमेरिक सब्सटेंस के लिए। प्रीवियस जो था वो लो मोलेकुलर वेट सब्सटेंस था, जिसके केस में हमने बात की कि अगर वो क्रिस्टलाइन सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके लिए सिर्फ मेल्टिंग टेम्परेचर होगा। मेल्टिंग टेम्परेचर वो है जिस पर वॉल्यूम में जो चेंज है वो अब्रप्ट आएगा। यानी अगर हम वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का प्लॉट करें तो आपको PM इंडिकेटेड होगा फ्रॉम द ग्राफ कि जहाँ पे आपको स्टीपनेस ऑफ द कर्व चेंज होती हुई नजर आ रही है, स्लोप में चेंज नजर आ रहा है, तो वही पॉइंट आपका मेल्टिंग टेम्परेचर है। बट अगर हम इसी ग्राफ को प्लॉट करें अपने पॉलीमेरिक सब्सटेंस के लिए, तो अभी हमने बात की कि पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस जो हैं वो क्रिस्टलाइन हो सकते हैं, प्योरली क्रिस्टलाइन हो सकते हैं, अमॉर्फस हो सकते हैं, या पार्शियली क्रिस्टलाइन हो सकते हैं, जो कि अबंडेंट फॉर्म है, एग्जिस्टेंस है। तो अगर वो प्योरली क्रिस्टलाइन या हाईली क्रिस्टलाइन होते हैं, तो अभी हमने प्रीवियस जो टेबल देखा था उसमें हमने बात की थी कि उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो रिजेंबल करती हैं विद क्रिस्टलाइन सॉलिड, लो मोलेकुलर वेट क्रिस्टलाइन सॉलिड के साथ। क्या कि एट रूम टेम्परेचर ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि इनका भी मेल्टिंग टेम्परेचर होता है, इनके लिए भी ट्रांजिशन टेम्परेचर नहीं होता क्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर, ये मेल्टिंग टेम्परेचर मेल्ट कर जाते हैं और मेल्ट करके लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे भी फेज चेंज आता है सॉलिड टू लिक्विड। इनके केस में भी मेल्टिंग टेम्परेचर होता है, बट क्या इनके केस में भी जो आपके पास मेल्टिंग टेम्परेचर है वो इतना ही शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है जितना आपके लो मोलेकुलर वेट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस के लिए होता है? तो नहीं, क्योंकि अगर आप इस स्लोप को प्रीवियस स्लोप से कंपेयर करोगे तो ये जो स्लोप है ये लेस है एज कम्पेयर टू लो मोलेकुलर वेट क्रिस्टलाइन सॉलिड के केस में। तो A to B आपका जो है वो प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड है। बी बी टू सी अगर आप देखो तो यहाँ B2C जो स्टीपनेस आपको नजर आ रही है वो इतनी ज्यादा नहीं है। आपको शार्प बैंड यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, आपको ग्रेजुअल बैंड नजर आ रहा है। वो ग्रेजुअल बैंड आपको क्यों नजर आ रहा है? कि रीजन ये है कि जो पॉलीमेरिक मटेरियल होते हैं, अभी हमने बात की कि वहाँ पे जो मोलेकुलर वेट होता है वो बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू लो मोलेकुलर वेट सब्सटेंस, ठीक है। और वहाँ पे हमारे पास जो है वो अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड की भी हम बात करें तो उसमें चेन सेगमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। कुछ चेन सेगमेंट्स जो होते हैं वो लोअर चेन लेंथ के होते हैं या लोअर मोलेकुलर वेट कंटेनिंग होते हैं, और कुछ जो चेन सेगमेंट्स होते हैं ऑल्दो सारे के सेगमेंट्स ऑर्डर में एग्जिस्ट कर रहे हैं, सब में लॉन्ग रेंज ऑर्डर है, बट कुछ चेन सेगमेंट्स जो है वो आपके पास उनमें मोनोमर्स रिपीटिंग यूनिट जो है वो कम है और कुछ में ज्यादा है। तो इसी बेसिस पे हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं कि कुछ जो है वो लोअर चेन लेंथ सेगमेंट्स होते हैं हमारे पास इन केस ऑफ पॉलीमेरिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, और कुछ जो है वो हाई चेन लेंथ कंटेनिंग सेगमेंट्स होते हैं। तो इसी फिनोमिना को हम कहते हैं पॉलीडिस्पर्सिटी। पॉलीडिस्पर्सिटी का मतलब है कि ये जो आपके पास रेंज ऑफ मोलेकुलर वेट विद इन अ क्रिस्टलाइन सॉलिड एग्जिस्ट कर रही है कि कुछ उसके जो चेन सेगमेंट लो मोलेकुलर वेट कंटेनिंग है, कुछ सेगमेंट जो है वो हाई मोलेकुलर वेट कंटेनिंग है। इसी प्रॉपर्टी को, इसी फिनोमिना को पॉलीडिस्पर्सिटी कहा जाता है। सो पॉलीडिस्पर्सिटी इज जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इनके नॉन आइडियल बिहेवियर से फ्रॉम द क्रिस्टलाइन सॉलिड के। इनको आइडियली क्रिस्टलाइन सॉलिड लो मोलेकुलर वेट क्रिस्टलाइन सॉलिड की तरह ही बिहेव करना चाहिए था, बट ये डेविएशन शो कर रहे हैं। वो डेविएशन के रीजन क्या है? पहला कि जो डिस्पर्सिटी है मोलेकुलर वेट की, और दूसरा कि इनका जो मोलेकुलर साइज होता है वो बहुत हाई होता है, बहुत लार्ज होता है, लार्ज मोलेकुलर साइज होता है, जिसकी वजह से भी ये जो है वो नॉन आइडियल या डेविएशन शो करते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं कि आपके पास वो डेविएशन करती क्या है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में ऑल्दो अगर हम लो मोलेकुलर वेट क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करते हैं तो हम सिर्फ एक ही ब्राउनियन मोमेंट की बात करते हैं, BM की। रूम टेम्परेचर पे हम कहते हैं सॉलिड फेज में फ्रोजन है, हाई टेम्परेचर मेल्टिंग टेम्परेचर पे जाके एक्टिवेट हो गई है, और आफ्टर BM जो है वो एक्टिवेटेड है। बट इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो हम या पॉलीमेरिक मटेरियल में हम उस BM यानी ब्राउनियन मूवमेंट को दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते थे, IBM एंड EBM, ठीक है। अब क्या होता है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनमें ये जो पॉलीडिस्पर्सिटी एग्जिस्ट करती है, इसकी वजह से एक जो हमारे पास डिफिकल्टी वो ये आ जाती है कि जब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को हीट करना शुरू करते हैं तो अकॉर्डिंग टू प्रीवियस एग्जांपल क्रिस्टलाइन सॉलिड को तब मेल्ट करना चाहिए था कि आपका का सारा मोलेकुलर मोशन एक्टिवेट हो, यानी ओवरऑल ब्राउनियन मूवमेंट एक्टिवेट हो। वो टेम्परेचर आपका मेल्टिंग टेम्परेचर होता है, उसके बाद जाके आपका पॉलीमर मेल्ट कर जाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड के केस में। बट इन केस ऑफ पॉलीमेरिक मटेरियल हमारे पास जो है वो चेन लेंथ दो तरह की एग्जिस्ट करती है, हायर एंड लोअर।
तो यहाँ पे क्या होता है कि जब आप इस क्रिस्टलाइन सॉलिड को हीट करना शुरू करते हो तो आईबीएम के चांसेस होते हैं पहले एक्टिवेट होने के, देन ईबीएम, यानी कुछ चेन लाइन जो है वो पहले मूव करना शुरू कर देती हैं, पहले मेल्ट हो जाती हैं एज कम्पेयर टू ईबीएम। तो इसी वजह से आपको यहाँ पे जो शार्प इंक्रीज है वो नजर नहीं आता कि यहाँ पे पॉइंट बी टू सी में के इन बिटवीन आपके पास क्या होता है कि जो आपका आईबीएम है वो पहले एक्टिवेट हो गया है देन ईबीएम से, तो आपको इतना वाइड एकदम से चेंज नजर नहीं आएगा, क्योंकि मेल्ट तब होना शुरू करना है जब उसमें कंप्लीट ब्राउनियन मूवमेंट एक्टिवेट होनी है। बट यहाँ कंप्लीट ब्राउनियन मूवमेंट की एक्टिवेशन से पहले पार्शियल ब्राउनियन मूवमेंट एक्टिवेट हो जाती है या आईबीएम एक्टिवेट हो जाती है, जिसकी वजह से बी टू सी जो सडन इंक्रीज आना चाहिए था फॉर क्रिस्टलाइन सॉलिड वो नहीं आता। ठीक है, कुछ सेगमेंट्स जो है मॉलिक्यूल के वो पहले मूव करना शुरू हो जाते हैं, उनका ऑर्डर पहले खत्म होना शुरू हो जाता है, कुछ लिक्विड प्रॉपर्टी पहले आना शुरू हो जाती है मेल्टिंग टेम्परेचर से। इसी वजह से मेल्टिंग टेम्परेचर तक जब हम पहुंचते हैं तो वो एकदम से वाइड चेंज या कंप्लीट चेंज नहीं है प्रीवियस एग्जिस्टेंस से या प्रीवियस जो नेचर थी उससे। तो इसी वजह से आपको ग्रेजुअल बेंड नजर आता है, ना कि शार्प बेंड नजर आता है। यहाँ तक कुछ क्लियर है क्लास या नहीं? जी मैम। अच्छा, इसको अच्छा, इसको क्लास इस पैराग्राफ में यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर हमारे पास कर्व ए, यानी वो जो ग्राफ अभी हम डिस्कस कर रहे थे वो यहाँ पे कर्व ए के नेम से है। तो अगर हम इसको डिस्कस करें और वो हाईली क्रिस्टलाइन पॉलीमर की बात हो रही है, अगर हम इसको हीट करें तो इसका जो वॉल्यूम है ए टू बी वो स्टडी इंक्रीज करता है। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है वो क्रिस्टलाइट जो है वो मेल्ट करना शुरू कर देता है एट टीएम, और आपके पास अब्रप्ट इंक्रीज इन वॉल्यूम आना चाहिए था जैसे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के केस में होता है। बट जो कॉन्सेप्ट है मेल्टिंग टाइम केस ऑफ हाईली क्रिस्टलाइन पॉलीमर वो तकरीबन मिलता जुलता है लो मोलेकुलर वेट क्रिस्टलाइन सॉलिड से, बट कंप्लीटली रिजेंबल नहीं करता। रीजन क्या है कि आपके पास जो पॉलीमेरिक मटेरियल होते हैं उनमें दो एक तो उनका जो साइज है वो बहुत लार्ज होता है, दूसरा उनमें जो पॉलीडिस्पर्सिटी है यानी मोलेकुलर वेट की जो रेंज है वो एग्जिस्ट करती है, जिसकी वजह से उनका जो आइडियल मेल्टिंग बिहेवियर है उससे वो डेविएशन शो करते हैं। रीजन क्या है कि आपके पास जो है वो स्ट्रॉन्ग इंटरमोलेकुलर फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं उस क्रिस्टलाइट रीजन में बिटवीन द चेन सेगमेंट्स, जो कि हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करती हैं, एट सफिशिएंटली हाई टेम्परेचर पे भी एग्जिस्ट करती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके पास सेगमेंटल मोशन पहले हो जाती है एज कम्पेयर टू मोलेकुलर मोशन, यानी क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस में सेगमेंटल मोशन पहले एक्टिवेट हो जाती है प्रायर टू मोलेकुलर मोशन, जिसकी वजह से आपके पास क्या होता है कि जो आपका मेल्टिंग है वो हमेशा एक शार्प टेम्परेचर पे नहीं होती इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन पॉलीमर, बट वो एक वो फाइन जो है आपके पास रेंज है या फाइनाइट रेंज है उसमें आपके पास मेल्टिंग एग्जिस्ट करती है क्रिस्टलाइन पॉलीमर के केस में। और इसी वजह से अगर हम उनके ग्राफ को देखें तो उनके ग्राफ में ग्रेजुअल बेंड होता है, ना कि शार्प बेंड। ठीक है, यहाँ पे देखो जो आपके मॉलिक्यूल हैं लोअर चेन लेंथ के वो पहले मेल्ट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जबकि जो हायर चेन लेंथ वाले होते हैं वो बाद में मेल्ट करते हैं। ठीक है, इसी वजह से आपका जो शार्प मेल्टिंग पॉइंट है वो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या है कि जब आपका क्रिस्टलाइट जो है वो मेल्ट करना शुरू करता है और क्रिस्टलाइन स्टेट से लिक्विड स्टेट में जाना शुरू करता है, तो जो क्रिस्टलिनिटी है उसकी वो डिक्रीज करना शुरू हो जाती है, और एट मेल्टिंग टेम्परेचर आपके पास जो सैंपल है वो मेल्ट करके लिक्विड में चेंज होना शुरू हो जाता है। और जो ये रेंज है मेल्टिंग टेम्परेचर की वो डिपेंड करती है कि आपके जो पॉलीमर है उसमें पॉलीडिस्पर्सिटी कितनी है। जितनी पॉलीडिस्पर्सिटी बढ़ जाएगी उतनी ही जो रेंज है या डिस्ट्रीब्यूशन है मेल्टिंग टेम्परेचर की उतनी ही बढ़ जाएगी।
उतना ही आपका जो ग्रेजुअल बेंड है वो भी आपका इंक्रीज हो जाएगा, यानी जो शार्प बेंड है वो डिक्रीज कर जाएगा और ग्रेजुअल बेंड जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। लास्ट में वो पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज डिफिकल्ट टू गेट पॉलीमर दैट आर 100% क्रिस्टलाइन, कि किसी भी पॉलीमर को जो कि 100% या प्योरली क्रिस्टलाइन हो उसे ऑब्टेन करना या उसको सिंथेसाइज करना वो बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, सो इसी वजह से आपके पास जो है वो पॉलीमर्स जो है वो कम्प्लीटली या प्योरली 100% क्रिस्टलाइन नहीं होते। ठीक है, एक्सेप्ट जब आप उनको एज अ सिंगल क्रिस्टल ड्रोन करो। अच्छा, फिर उसके बाद ये वाला ग्राफ हमारे पास हो गया जो कि हमारे पास था फॉर हाईली क्रिस्टलाइन पॉलीमेरिक मटेरियल। अब अगर हम ग्राफ बी को देखें तो ग्राफ बी क्या है क्लास हमारे पास, अच्छा ग्राफ बी हमारे पास है अमार्फस पॉलीमर मटेरियल के लिए। ठीक है, अमार्फस पॉलीमर मटेरियल के लिए अगर हम वॉल्यूम चेंज को प्लॉट करें अगेंस्ट टेम्परेचर, तो एट डिफरेंट टेम्परेचर में वॉल्यूम में चेंज किस तरह का आता है। तो अगर हमारा पॉलीमर जो है वो अमार्फस है तो वो रूम टेम्परेचर पे ग्लासी सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, M2N क्या है कि अगर आप इस ग्लासी सॉलिड को आप हीट करना शुरू कर देते हो तो M2N इसका जो वॉल्यूम है वो आहिस्ता आहिस्ता स्टेडीली इंक्रीज करता जाएगा, क्योंकि जो स्लोप है कर्व की वो आपको इंडिकेट करिए कि ये वाइड चेंज इन वॉल्यूम नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, एन वो पॉइंट है जहां पे जाके आपका जो ग्लासी सॉलिड है वो ग्लासी स्टेट से रबी स्टेट में चेंज होना शुरू हो जाएगा, यानी सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगा, फ्लेक्सिबल होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो एन पॉइंट है ये आपका ट्रांजिशन टेम्परेचर है, ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर है। यहाँ पे थोड़ा सा वॉल्यूम में चेंज आया है, स्टीपनेस थोड़ी सी बड़ी है बट वो भी इतनी सिग्निफिकेंट नहीं है। फिर उसके बाद क्या है कि देन फिर रबी स्टेट के बाद आपके पास जो है वो कंप्लीट लिक्विड स्टेट आती है, जहाँ पे जाके जो आपका पॉलीमर है वो प्योरली मेल्ट कर जाता है। बट यहाँ पे रबी स्टेट और लिक्विड स्टेट या जो मेल्टेड मोल्टन स्टेट है उसके भी वॉल्यूम को देखा जाए विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो उसके जो कर्व है या उसकी जो लाइन है उसकी भी स्टीपनेस यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है, वो ऑलमोस्ट आपको एक ही स्टीपनेस नजर आ रही है। तो इट मीन जो यहाँ पे भी जो रबरी और लिक्विड स्टेट है वो आपकी इन केस ऑफ अमरफस पॉलीमर वो आपकी सेम स्लोप पे रखती हैं। ठीक है, रीजन क्या है कि जो आपका वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट होता है वो आपके केस में रबरी और पॉलीमेरिक मटेरियल का सेम होता है, और आपका इसी वजह से ग्रेजुअल वॉल्यूम में इंक्रीज आता है फ्रॉम ग्लासी स्टेट टू रबरी स्टेट एंड रबरी स्टेट टू लिक्विड स्टेट। इन केस ऑफ अमरफस सॉलिड अगर लो मोलेकुलर वेट हो तब भी हम उनके लिए मेल्टिंग टेम्परेचर की बात नहीं करते, क्योंकि उनमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए उनमें प्योर मेल्टिंग टेम्परेचर एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसी वजह से यहाँ पे भी कोई ट्रू मेल्टिंग टेम्परेचर की बात नहीं की जाती। देन फिर आ जाते हैं पार्शली क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस। पार्शली क्रिस्टलाइन वो होंगे जिनमें कुछ पार्ट क्रिस्टलाइन होगा, कुछ पार्ट जो है वो अमॉर्फस होगा। तो यहाँ ग्लासी भी पार्ट है, ग्लासी सॉलिड भी है, क्रिस्टलाइन सॉलिड भी है रूम टेम्परेचर। फिर उसके बाद आप इसको हीट करना शुरू करोगे तो क्या होगा कि पहले जाके आईबीएम एक्टिवेट होगी। आईबीएफ किस पार्ट की एक्टिवेट होगी कि ग्लासी सॉलिड जो है उनकी आईबीएफ एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगी और वो चेंज हो जाएगी रबी स्टेट पे, रबी स्टेट पे चेंज हो जाएगी। देन फिर क्या होगा कि आपका आप फिर फर्दर हीट करना शुरू करोगे तो अब आपका जो क्रिस्टलाइज सॉलिड है उसकी बाउंडेड मूवमेंट एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगी, आईबीएम प्लस ईबीएम, और फिर क्रिस्टलाइज सॉलिड मेल्ट कर जाएगा। यानी पॉलीमर जब पार्शली क्रिस्टलाइज पॉलीमर मेल्ट करता है तो उसमें क्रिस्टलाइज सॉलिड कहाँ पे बेंड करता है, वो रबरी से पॉलीमेरिक मटेरियल में बेंड करता है। यानी यहाँ से यहाँ पे जो चेंज है, यहाँ पे ग्लासी स्टेट जो है वो रबरी स्टेट में चेंज हुई है, तो ये कौन सा रीजन चेंज हुआ है पार्शली क्रिस्टलाइन पॉलीमर का, अमार्फस रीजन। अमार्फस रीजन ग्लासी सॉलिड से रबरी स्टेट में चेंज हुआ है थ्रू ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। बट आपका क्रिस्टलाइन पार्ट जो था उसका आपके पार्शली क्रिस्टलाइन पॉलीमर का जो कि सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा था वो एज सच प्रेजेंट है यहाँ पे। ठीक है, और वो कब चेंज होगा, वो मेल्टिंग टेम्परेचर पे ही चेंज होगा, यानी वो क्रिस्टलाइन सॉलिड से लिक्विड में चेंज होगा आपके थ्रू मेल्टिंग टेम्परेचर, क्योंकि वो क्रिस्टलाइन पार्ट है और वो क्रिस्टलाइन प्रॉपर्टी ही रखेगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको P टू Q तक जो स्लोप है वो स्टेडीली नजर आ रही है, स्टेडी इंक्रीज इन वॉल्यूम है जस्ट लाइक अमॉर्फस केस।
ठीक है। फिर Q to R आपके पास जो है वो थोड़ी सी स्लोप इंक्रीज की है। फिर R to S आपको फिर ग्रेजुअल बैंड नजर आ रहा है, शार्प बैंड नहीं है। ऑल्दो ये मेल्टिंग टेम्परेचर है यहाँ पे, बट ग्रेजुअल बैंड का रीजन फिर वही है कि यहाँ पे जो क्रिस्टलाइट पार्ट होता है उसमें फिर वही पोली डिस्पर्सिटी एग्जिस्ट करती है कि मॉलिक्यूलर वेट जो है उसकी रेंज एग्जिस्ट करती है आपके पॉलीमर में। उस क्रिस्टलाइट पार्ट में कुछ सेगमेंट्स लो मोलेकुलर वेट कंटेनिंग होते हैं, कुछ सेगमेंट्स जो है वो क्रिस्टलाइन पार्ट में हाई मोलेकुलर वेट कंटेनिंग होते हैं, जिसकी वजह से आईबीएम एक्टिविटी पहले हो जाती है उस क्रिस्टलाइन सॉलिड वाले या क्रिस्टलाइट पार्ट में एज कम्पेयर टू ईवीएम, जिसकी वजह से आपको एब्रप्ट चेंज नजर नहीं आता। क्योंकि एब्रप्ट चेंज कब नजर आना चाहिए था, जब दोनों एक ही टाइम में एक्टिवेट हो। बट आईबीएम पहले एक्टिवेट हो रही है ईबीएम से, तो इसी वजह से आपको जो ईबीएम एक्टिवेट होगी तो कोई इतना एकदम से चेंज नजर नहीं आएगा। तो इसी वजह से जो आपका बैंड है वो ग्रेजुअल बैंड है, ना कि शार्प बैंड। क्लियर हो गया क्लास? यस मैम। किसी को ना समझ में आया अभी तक?